आईएनसी के अनुसार जो आचार संहिता है, वो नर्सिंग पेशे के लिए एक मेन वैल्यू की पहचान करती है और सभी नर्सों से अपेक्षा की जाती है कि वो उसी के अनुसार एक आचरण करे और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे। आईएनसी द्वारा वर्णित जो आचार संहिता है, उसके मुख्य 7 पॉइंट हैं। वो कौन-कौन से हैं, हम उसको एक-एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, नर्स रेस्पेक्ट्स द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर। कि जब भी हम नर्सिंग केयर प्रदान करते हैं, तो जो क्लाइंट है हमारा, उसको इंडिविजुअल समझना चाहिए। चाहे 10 मरीज हैं, परंतु हर मरीज यूनिक है। उसको मशीन की तरह केयर नहीं करते जाना है। हर व्यक्ति को महत्व देना है। इसी प्रकार पंथ, धर्म, संस्कृति, जातीयता, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, व्यक्तिगत विशेषता या अन्य किसी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। नर्स मान्यताओं, मूल्यताओं और सांस्कृतिक संवेदनाओं पर विचार करते हुए देखभाल करती है। उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हुए कार्य करती है, उनको हर्ट नहीं करती। इसी प्रकार परिवार और समुदाय में जो व्यक्ति का स्थान है, उसको सपोर्ट करती है, उसको सराहना करती है और देखभाल में महत्वपूर्ण भागीदारी की सुविधा देती है। क्योंकि एक जो इंडिविजुअल है या एक परिवार है या एक समुदाय में जब आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें उस केयर में शामिल करना है। एक क्लाइंट को जब आप केयर प्रदान कर रहे हैं, तो उसका सहयोग लेना है, मिल के प्लान बनाना है कि उसकी कैसे बेटर केयर हो सकती है। जैसे इन्फॉर्म्ड यदि कंसेंट भी लेना है, तो भी हमें उस क्लाइंट को बताना है और उसका निर्णय लेना है और उसके निर्णय का रिस्पेक्ट करना है। यदि वो मना करता है किसी प्रकार की केयर को, तो उसका भी रिस्पेक्ट करना है। इस प्रकार एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ भरोसेमंद रिश्ते को विकसित करते हैं और बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार जो नर्सिंग इंटरवेंशन है और जो एक्टिविटीज हैं, उसमें जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स होता है, उसको पहचानते हैं। एक ही एक नर्सिंग केयर के लिए हर इंडिविजुअल व्यक्ति का जो रेस्पॉन्स है, वो अलग हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है कि नर्स रेस्पेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर इन केयर एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को हम उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी पहचान करते हैं और निर्णय लेने का जो अधिकार है, उसको सपोर्ट करते हैं। जब भी हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं क्लाइंट से, तो पूरी सूचना दी जानी चाहिए और जो भी वो निर्णय लें, उस सूचना को लेने के बाद उसको रिस्पेक्ट करें। जो भी जानकारी देंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए, वो सटीक, राइट, सही होनी चाहिए। जब भी हम क्लाइंट की केयर कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट की केयर है, इसलिए उसके द्वारा जो भी निर्णय किया जाए, उसका रिस्पेक्ट करना है और क्लाइंट की रक्षा करनी है गलत सूचनाओं से। किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं क्लाइंट से, तो जो जानकारी हमने दी है, उसका फीडबैक जरूर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने बता दिया, क्लाइंट ने कुछ समझ लिया, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करते हैं, तो उससे फीडबैक जरूर लें कि वो क्या समझा। तब आपको पता लगेगा कि जो आपने बताया है वही समझा है या कुछ और समझ गया। ठीक है। इसी प्रकार जो भी कमजोर व्यक्ति हैं, जो कमजोर ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष वकालत करती है, एडवोकेसी करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो नर्स है, वो क्लाइंट की बेस्ट एडवोकेट है केयर के दौरान। तीसरा, आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि द नर्स रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशियली। तो इसमें क्या पॉइंट है कि एक तो जो इंडिविजुअल की निजता है, उसका अधिकार, उसका सम्मान करती है।
चाहे वो फिजिकल प्राइवेसी हो, कोई भी केयर करते समय प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन है शेयर की हुई है क्लाइंट ने, तो उसको भी हर जगह शेयर नहीं करना। केवल यदि ज़रूरत है, प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ही उसे शेयर किया जाता है, वो भी एक स्पेशल जुडिशियल निर्णय के साथ, स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए। इसी प्रकार जब कोई भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, तो उस दौरान भी सहमति की सूचना होती है, तो पर्याप्त उसको जानकारी होनी चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर यदि कुछ जानकारी किसी को देनी है, तो एनोनिमिटी बनाए रखनी चाहिए, यदि किसी ने कहा है तो। गुमनामी क्या होता है? एनोनिमिटी, यानी उसका नाम एक्सपोज नहीं करना, ये ध्यान रखना। और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, आजकल जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, तो वहां तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्ति की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वो रिकॉर्ड देख रहा है। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट कोडोपैथिक आता है कि नर्स मेंटेन कंपिटेंसी इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम क्लाइंट को केयर प्रदान कर रहे हैं, तो उसके साथ क्लाइंट की लाइफ जुड़ी हुई है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो जो भी नर्सिंग देखभाल की जाए, वो केवल पंजीकृत नर्स द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो रजिस्टर्ड नर्स है, वो एक वेल ट्रेन्ड है और उसको लाइसेंस लिया हुआ है प्रैक्टिस करने का। इसी बार नर्स भी अपनी नर्सिंग केयर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करती है और देखभाल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा करती है। इसके लिए निरंतर कंटिन्यूइंग एजुकेशन जारी रखनी चाहिए। आत्मविकास के जितने भी अवसर हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। न केवल आत्मविकास, बल्कि जो अपना नर्सिंग प्रोफेशन है, उसके विकास के लिए भी सतत कार्य करना चाहिए। रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो नैतिक सिद्धांत है, उनका लगातार पालन करते रहना चाहिए। अगला कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि नर्स इज ओब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। जो भी हम केयर कर रहे हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एथिकल, प्रोफेशनल, व्यावसायिक और कानूनी तौर पे, उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। भारत में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विकसित जो आचार संहिता है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुसार कार्य करें। और इसी प्रकार अन्य कंट्री में भी जो नर्सिंग परिषदें हैं वहाँ की, उनकी जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से कार्य करना है, या जो आईसीएन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो सबको कवर करते हैं, उसके अनुसार कार्य करना है। इसी प्रकार जो एक स्टेट जहाँ पर कार्य कर रही है नर्स, उसके जो भी कानून हैं केयर से, पेशेंट केयर से संबंधित, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी होगी तभी तो हम उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। ये भी एक हमारी कंटिन्यूइंग एजुकेशन का एक हिस्सा है कि हम केयर को अपग्रेड करने के साथ साथ जो वहाँ कानूनी पॉइंट्स हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखें। नर्स इज obliged टू वर्क हार्मोनियसली विद मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। तो ये आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स में भी एक क्लियर कहा गया है कि देखभाल प्रदान करते समय टीम प्रयासों होने चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य जो टीम के सदस्य हैं, वो आपस में सहयोग करें, समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रॉपर देखभाल उसकी हो सके। और लास्ट पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स का कहता है आईएनसी के अनुसार कि नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय द सोसाइटी। जो नर्सिंग प्रोफेशन है, वो एक नोबेल, महान प्रोफेशन है, क्योंकि हम मरीज की एडवोकेट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम व्यक्तिगत व्यवहार भी यदि करें,
तो उसमें भी एक शिष्टाचार हमेशा शो होना चाहिए, प्रोफेशनल एटिकेट, पर्सनल एटिकेट शो होना चाहिए। जैसे विनम्रता, सुनने का जो है, एक लिसनिंग पावर होनी चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतना मरीज को समझेंगे। सहकारी कोऑपरेशन होना चाहिए और मृदुभाषी, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने आप को, अपने पॉइंट्स को रख सके सामने, डरे नहीं। और इसी प्रकार जो नर्स के जो सभी व्यवहार हैं, वो पेशेवर विशेषताओं को भी प्रदर्शन करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि एक नर्सिंग कैंडिडेट है, जिसे हम बात कर रहे हैं, नर्सिंग कर्मचारी है, तो उसका बात करने का जो तरीका है, वो बहुत शालीन होगा। और कॉम्पिटेंसी होगी, एक कोऑपरेटिव सक्रिय कार्यकर्ता, कुशल कार्यकर्ता होगा वो, व्यवहारिक होगा। तो ये हम हमारे व्यवहार में जब ढालेंगे, तब एक सोसाइटी में मैसेज जाएगा कि हाँ, एक प्रोफेशनल, एक लर्नेंट पर्सन के साथ डीलिंग हो रही है या बातचीत हो रही है। My student support system. Keep watching, keep learning.